हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, डिटेल जानकारी लेंगे कि क्या है ग्लाइकोलिसिस, क्या प्रोसेस है इसका। ठीक है, उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ग्लाइकोलिसिस जो है रिस्पायरेशन से रिलेटेड है क्योंकि रिस्पायरेशन के दौरान जो रिस्पायरेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस है बताया था मैंने, और उस दौरान जो भी हमारी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां से क्या होगा, एनर्जी मिलेगी हमको। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिस्पायरेशन फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेशन मैंने बताया था कि रिस्पायरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच फ्री एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वहां से फ्री एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो रिस्पायरेशन है वो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, जहां से एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही है। ठीक, तो और आपसे बता दूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको हम यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, और एटीपी यू नो वेरी वेल दैट्स कि एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। एनर्जी करेंसी है सभी लिविंग सेल्स के लिए। जैसे कि हम लोग पैसा कमाते हैं और उसको स्टोर करके रख देते हैं, जब भी हमारी जरूरतें होती हैं उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और वहां से कोई सामान खरीदते हैं और अपने यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एटीपी जो है वो स्टोर रहती है। कहाँ पे स्टोर रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, तो एनर्जी करेंसी है एटीपी। जब सेल को जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है, तो वहां पे वो खर्च करता है। ठीक, और एटीपी क्या है, केमिकल्स लिंक है बिटवीन द एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म दो टर्म्स हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस में ही होते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस में एनाबोलिज्म मतलब सिंथेसिस होती है न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, और कैटाबोलिज्म में उसका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो वही होता है एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपसे बताते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन प्रोसेस, रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are formed during the process of respiration, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। और रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट या ऑर्गेनिक एसिड। मोस्ट कॉमनली जो सबस्ट्रेट है रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद से हम फैट को लेते हैं, फिर प्रोटीन्स, और फाइनली क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड। ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन जो कॉमनली रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होती है। ग्लूकोज जो होता है वो अंडरगो कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में अंडरगो कंप्लीट या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या होता है, इनकम्प्लीट में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है जहां से एनर्जी बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, जनरेट होती है, देन द किसके रिस्पेक्ट में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की बात करें तो वहां पे क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, और वहां से एनर्जी भी रिलीज होती है हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो जो इनकम्प्लीट मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन जो होता है वहां से जो एनर्जी जनरेट होती है वो लेसर देन दैट ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या है इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल जानकारी लेते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस आपसे बता दें कि ग्लाइकोलिसिस जो टर्म है ग्रीक वर्ड से डिराइव है, ग्लाइकॉस, ग्लाइकॉस या ग्लाइकेस, ये फॉर द शुगर। ग्लाइकेस मतलब होता है स्वीट,
और ये जो लिसिस है, लिसिस का मतलब क्या होता है भाई? स्प्लिटिंग। तो शुगर मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है ग्लाइकोलिसिस में। और ग्लाइकोलिसिस टर्म वाज गिवन बाय गस्टव एम्बेडेड, ओट्टो मेयरहॉफ एंड जे अर्नस। ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ग्लाइकोलिसिस टर्म दिया था गस्टो एम्बेडेड, मेयरहॉफ, जे पार्नस। और ग्लाइकोलिसिस आल्सो known as embedded Meyerhof pathway। एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे, ठीक है। तो एम्बेडेड मेयरहॉफ पाथवे, तो इससे आपको पता चल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है क्या है? एक पाथवे है। पाथवे है, नॉट साइकिल। साइकिल नहीं है, एक पाथवे है जो 10 स्टेप प्रोसेस है। ग्लाइकोलिसिस जो है 10 स्टेप प्रोसेस है। और ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, यूनिक प्रोसेस है। क्या कैरेक्टर है ग्लाइकोलिसिस की, पहले ये आप जान लें। क्योंकि यहां पे जो है एरोबिक एज वेल एज एनएरोबिक प्रोसेस टेक प्लेस, ठीक है। यहां पे एनएरोबिक एज वेल एज एरोबिक प्रोसेस। एनएरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है और एरोबिक में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक। तो ये 10 स्टेप प्रोसेस और ये होता कहां पे है? साइटोसॉल में, साइटोसॉल में। लेकिन जो कुछ ट्राइपैनोसोम्स हैं, ट्राइपैनोसोम्स, उसमें कहां पे होता है ग्लाइकोलिसिस? फर्स्ट जो 7 स्टेप्स हैं, फर्स्ट 7 स्टेप, वो ट्राइपैनोसोम एक ऑर्गेनेल्स होता है, ग्लाइकोसोम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे उस जो ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस जो है टेक प्लेस होता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। आपसे बताया था कि ये एक यूनिक प्रोसेस है जहां पे एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक प्रोसेस हो रही है। तो आपसे बता दूं कि जो ग्लाइकोलिसिस है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है वो नहीं यूज होता है, नॉट यूज, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ पे यूज नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, ठीक। और ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, ठीक। ये भी हो गया आपको। अब हम लोग एक एक स्टेप के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। पहले उससे भी पहले आपको बता दें कि जो ग्लाइकोलिसिस में 2 फेजेज होते हैं, 2 फेज। पहला क्या है? प्रिपरेटरी फेज। Preparatory phase and second one is the what? Payoff phase. 2 फेज हो गए, प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट होती है, ये एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। और पे ऑफ फेज में क्या होता है? एनर्जी जनरेशन होता है। तो ये 2 फेज हो गए, प्रिपरेटरी फेज एंड सेकेंड वन दी पे ऑफ फेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एनर्जी जनरेशन हो रही है, ठीक है। और आपसे बता दें जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है उसमें फर्स्ट, थर्ड
10th जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है। और बाकी जो रिमेनिंग है स्टेप 10, जो मैंने बताया कि ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप प्रोसेस है, ये एक पाथवे है, साइकिल नहीं है। इसीलिए मैं कोशिश यही करूंगा कि जो 10 स्टेप है, एक एक स्टेप को हम लोग एक बार में समझेंगे, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 10, मतलब 10 तक हम लोग जाएंगे, फर्स्ट से 10 तक। तो साइकिल नहीं है, इसीलिए मैं एक एक स्टेप को डिटेल जानकारी देते हैं हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दिया कि फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, और बाकी जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं 7 वो रिवर्सिबल होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक टॉपिक को लेकर के, ठीक है। और आपसे बता दें कि यहाँ पे कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होता है, कोई कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है, ठीक। तो कार्बोक्सिलेशन भी नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन भी यूज नहीं हो रहा है, और एक पाथवे है, नॉट अ साइकिल, 10 स्टेप प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, जिसको टर्म दिया था गस्टो एम्बेडेड मेयर ऑफ पर्नस, ये साइंटिस्ट थे, इसीलिए एम्बेडेड मेयर ऑफ पाथवे बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग पहला फेज जो है, 2 फेज हो गया, प्रिपरेटरी एंड पे ऑफ फेज। फर्स्ट फेज जो फेज है उसको हम स्टार्ट करते हैं, पहला प्रिपरेटरी फेज, जिसमें एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। यहां पे हेडिंग डाल देना है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट जो स्टेप है हमारा वो क्या है, फास्फोराइलेशन होता है। फास्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। फास्फोराइलेशन किसका हो रहा है, उससे पहले आपको एक डेफिनेशन आपको दे दे रहे हैं। इतना सारी चीजें आपने जान लिया तो फिर थोड़ा सा और जान लें कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, इन विच ग्लूकोज या हेक्सोज लिखते हैं, हेक्सोज शुगर, हेक्सोज शुगर मतलब फ्रक्टोज, ग्लूकोज is partially oxidized, to produce pyruvic acid, with production of ATP एंड NADH, ठीक है। तो एक थोड़ा सा डेफिनेशन आप जान लें। ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है, हेक्सोज शुगर, मतलब हेक्सोज शुगर मेनली ग्लूकोज की बात करेंगे, 6 कार्बन कंपाउंड और 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज is partially oxidized to produce 2 molecules of 3 carbon compounds pyruvic acid with the production of ATP and NADH। ATP मैंने बताया है कि ATP जो है, ATP is the energy currency of living cells, और NADH की बात करें आगे चल के मैं बताऊंगा कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH से 3 ATP प्रोड्यूस होते हैं। आगे मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा इसके बारे में भी। तो ये हो गया ग्लाइकोलिसिस का डेफिनेशन, या उसके अलग से भी देख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो हेक्सोज शुगर हैं वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होते हैं, किसमें, पायरुवेट में, विद द सीरीज ऑफ कैटालाइज एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। एंजाइम जो भी कैटालाइज होते हैं, 10 स्टेप प्रोसेस है, उसमें एंजाइम जो है वो सारे प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं, ठीक है। वो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि फास्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। फास्फोराइलेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज का।
ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का फास्फोराइलेशन हो रहा है, और मैंने बताया कि ये फर्स्ट स्टेप जो फास्फोराइलेशन है वो इरिवर्सिबल है। किसमें हो रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में, 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। और यहां पे क्या हो रहा है? फास्फोराइलेशन। तो ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड बाय द एटीपी, और क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो यहां पे एटीपी से क्या बनता है? एडीपी। एटीपी से एडीपी बन रहा है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगता है भाई? एंजाइम इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करता है? एंजाइम जो है वो हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज जो है एंजाइम वो करता है, और इसमें मैग्नीशियम जो 2+ है वो एक्टिवेट करता है इस एंजाइम को। आपसे बता दें, मोस्ट ऑफ जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो साइटोप्लाज्म में जो एंजाइम है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द एंजाइम। और मैंने बताया कि जो ट्राइपेनोसोम्स होते हैं उसमें कहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट टू जो 7th स्टेप जो होते हैं ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, उसमें ग्लाइकोसोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो मैग्नीशियम जो 2+ मेटल, मतलब जो डाइवैलेंट मेटल आयन है, डाइवैलेंट मेटल आयन है, वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है। ठीक, हेक्सोकाइनेज। स्ट्रक्चर में आपको बना दूं, हेक्सो सुगर ग्लूकोज का, ये हो गया आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर्स। 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। यहाँ पे फास्फेट जो है, फास्फेट जो ग्रुप है ये अटैच हो रहा है। तो यहाँ किस कार्बन पे? 6 कार्बन पे। 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन पे फास्फेट जो है वो अटैच हो रहा है। तो ग्लूकोज जो है वो फास्फोराइलेट हो रहा है किसके द्वारा? एटीपी के द्वारा। और किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ये जो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज। आपसे बता दें कि जो हिपैटोसाइट सेल है, हिपैटोसाइट सेल्स एंड बीटा सेल्स, बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाज का, पैनक्रियाज है आल्सो अ फॉर्म ऑफ हेक्सोकाइनेज। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज या हेक्सोकाइनेज डी, हेक्सोकाइनेज डी भी बोलते हैं। तो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज और हिपैटोसाइट सेल्स होते हैं। तो ग्लूकोज और हेक्सोकाइनेज, सॉरी ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज, ये जो दोनों एंजाइम्स हैं वो कहां पे पाए जाते हैं? लीवर सेल में और पैनक्रियाज में। लीवर सेल और पैनक्रियाज में ये दोनों एंजाइम, हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। आपसे बता दें, ये जो काइनेज, काइनेज जो टर्म है ये ट्रिवियल टर्म है।
ट्राइवियल टर्म है फॉर एंजाइम, ठीक है। और ये है जो एटीपी डिपेंडेंट होता है, फास्फो ट्रांसफरेजेज, एटीपी डिपेंडेंट फास्फो ट्रांसफरेजेज। तो काइनेज जो है ट्राइवियल टर्म है फॉर एंजाइम एटीपी डिपेंडेंट फास्फो ट्रांसफरेजेज। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जिसमें एटीपी क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, एनर्जी का एटीपी क्या हो रही है, यूज हो रहा है। तो पहला जो है फास्फोराइलेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, फास्फोराइलेट हो रहा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, आइसोमेराइजेशन। सेकेंड जो है आइसोमेराइजेशन, सेकेंड स्टेप क्या है, आइसोमेराइजेशन। इसमें क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है रिवर्सिबली चेंज हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमेराइजेशन। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट वो क्या होता है, ये बताया कि सेकेंड जो स्टेप है रिवर्सिबल है, ठीक। किसमें आइसोमेराइज होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में आइसोमेराइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम व्हाट, फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज। फास्फोग्लूकोआइसोमेरेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन कैटालाइज हो रहा है। स्ट्रक्चर भी आपको बता दें, और यहाँ पे क्या था, फास्फेट जो ग्रुप था 6 पोजीशन पे, ठीक है। और ये आइसोमेराइज हो जा रहा है किसमें, आइसोमेराइज हो रहा है किसमें, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो आइसोमेराइज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। आइसोमेराइजेशन में क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। और इसमें क्या हो रहा है आप देखिए ध्यान से कि इसमें जो कार्बोनिल जो ऑक्सीजन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन जो है वो मूव कर रहा है, मूव फ्रॉम C1 टू C2 to forming a ketose। ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर में, कीटोज कहां से, कीटोज कहां से बन रहा है, फ्रॉम एन एल्डोज शुगर, ठीक है। एल्डोज शुगर से मूव कर रहा है कार्बोनिल ऑक्सीजन, कहां से, कीटोज से, फॉर्म कर रहा है कीटोज एल्डोज शुगर से।
तो आइसोमेराइजेशन आपका हो गया ये सेकेंड स्टेप, ठीक है। आइसोमेराइजेशन किसका हो रहा है, ग्लूकोज 6 फास्फेट का, किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोग्लूको आइसोमेरेज एंजाइम, ठीक। तो ये हो गया आपका आइसोमेराइजेशन। थर्ड स्टेप जो है फिर से फास्फोराइलेशन हो रहा है उसमें। तो जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट है वो फास्फोराइलेट होगा किससे, एटीपी से, और वहां पे एंजाइम जो है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम होगा, जो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और थर्ड स्टेप भी इरिवर्सिबल होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। थर्ड स्टेप क्या है, फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन हो रहा है, किसका हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट। और ये भी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, किसमें होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। आपसे बता दूं, ये जो बिस है ना, बिस टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। बिस, बिस का मतलब होता है टू सेपरेटेड, सेपरेटेड मोनो फास्फेट ग्रुप जो होते हैं अटैच होते हैं, ठीक। और बाई, वेयर एज बाई, बाई मतलब टू फास्फेट ग्रुप्स होते हैं और ये कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड बाय द एनहाइड्राइड। तो 20 और बाई में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 20 में दो सेपरेटेड मोनोफास्फेट जो ग्रुप्स हैं वो अटैच होते हैं, ठीक। और बाई में दो फास्फेट ग्रुप्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एनहाइड्राइड बॉन्ड से। और ये जो रिएक्शन है कैटेलाइज हो रहा है किसके द्वारा, फास्फो फ्रक्टोकाइनेज। और यहां से क्या हो रहा है, एटीपी से एडीपी, फास्फोराइलेशन हो रहा है। स्ट्रक्चर आप देख लें, और यहां पे देखिए बताया कि 1,6 बिस फास्फेट, यहां पे भी आगे फास्फेट ग्रुप होगा, यहां पे, ठीक है। वन यहां पे फास्फेट ग्रुप है और 6 पे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में फास्फोराइलेट हो रहा है। क्या देखिए, फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज फास्फोराइलेटेड बाय एटीपी into the fructose 1,6 bis phosphate in the presence of फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम। जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, पीएफ के फर्स्ट एंजाइम है, इसको हम बोलते हैं पेसमेकर, पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस।
पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। और ये जो स्टेप है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, ठीक है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? क्योंकि जो एटीपी है ना, एटीपी अगर जो ज्यादा एटीपी होगी, एटीपी अगर जो ज्यादा होगी तो वो क्या करेगी, इनहिबिट करेगी फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 को, और वहां पे ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। अगर जो एटीपी जो है कम होगा तो वो स्टिमुलेट करेगा फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की एक्टिविटी को, और ऑब्वियसली ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम को, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। एटीपी ज्यादा होगी तो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज पोस्ट को इनहिबिट करेगा, ग्लाइकोलिसिस कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एटीपी जब कम होगा तो स्टिमुलेट करेगी फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 एक्टिविटी को, और ऑब्वियसली यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर्स दोनों का, और यहाँ पे एंजाइम हो गया। ये सारी चीजें आप डिटेल देख लें। थर्ड प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ अब हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ में क्या होता है, क्लीवेज होता है। वहां पे क्या होगा, क्लीवेज। तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट जो है वो क्लीवेज कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है डाइवैलेंट मेटल आयन जो होते हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताना भूल गया है कि यहाँ पे जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो मैग्नीशियम आयन ही उसको एक्टिवेट करता है। माइंड से स्किप कर गया, नहीं बताया, आपने नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो फोर्थ जो स्टेप है क्या है, वो क्लीवेज है। तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट ये क्लीवेज होगा किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट। ठीक है। और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, ये इसका क्लीवेज हो रहा है एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और Zn2+ इसको एक्टिवेट करता है, एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है फ्रक्टोज 1,6-बिसफास्फेट का। स्ट्रक्चर में इधर आपको बना के दिखा दे रहा हूं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फास्फेट प्लस डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन।
ठीक है। ये हो गया आपका डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, आपका ये 4th स्टेज हो गया। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट जो है वो क्लीवेज कर रहा है, 2 पार्ट में क्लीवेज कर रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एंडोलेज एंजाइम, जो जिंक 2+ से एक्टिवेट हो रहा है। 5th जो स्टेप है आइसोमेराइजेशन, उसमें क्या होता है, ओनली वन ऑफ द 2 ट्राइओज फास्फेट इज फॉर्म बाय द एंडोलेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, और ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट है वो सब्सिक्वेंटली डिग्रेड होते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप में। ठीक है, 5th स्टेज आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है थ्री फास्फेट और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट, ये जो है आइसोमेराइज हो रहा है। ठीक है, ट्राइओज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम है, और क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में क्या हो रहा है, आइसोमेराइज हो रहा है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में आपसे बता दें यहां पे क्या होता है, ओनली वन ऑफ द 2 ट्राइओज फास्फेट, 2 ट्राइओज फास्फेट हैं, ट्राइओज फास्फेट इज फॉर्म बाय द एल्डोलेज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ये डिग्रेड होता है सबसिक्वेंटली इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। ठीक है, ये हो गया आपका। और जो अदर जो प्रोडक्ट है, दूसरा जो प्रोडक्ट है डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन अदर प्रोडक्ट, डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट जो है ये क्या होता है, रैपिडली कन्वर्टेड, रिवर्सिबली कन्वर्टेड into glyceraldehyde 3 phosphate in the presence of enzyme triose phosphate isomerase। तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन जो फास्फेट है वो रैपिडली रिवर्सिबली कन्वर्ट होता है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइओज फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। तो ये हो गया आपका 5th स्टेप, क्या है, आइसोमेराइजेशन। यहां पे क्या हो रहा है, आइसोमेराइजेशन हो रहा है। स्ट्रक्चर एक बार और आप देख लीजिए, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में वही स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, अब जो है 5th स्टेज हम कंप्लीट हो गया। फाइनली हम लोग 6th स्टेप में जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग 6th स्टेप।
अब जो है 6 स्टेप स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, फास्फोग्लिसरेट में हो रहा है। ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा वर्क कर रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पे आपसे बता दें 2NAD प्लस और क्या है 2HPO4 2 माइनस से क्या बन रहा है 2NADH प्लस 2H प्लस है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब बताया था कि मैंने कि एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 6 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, कहाँ से NADH से, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको पता ही है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट का स्ट्रक्चर मैंने बताया है आपको, ठीक है। और ये 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में बदल रहा है, POH2C COH COO और यहाँ पे P, मतलब 3 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में। यहाँ पे जो है ये जो रिएक्शन है कैटेलाइज हो रहा है 2 स्टेप में, कैटेलाइज हो रहा है। फर्स्ट स्टेप जो है 2 स्टेप में रिएक्शन जो है वो हो रहा है। फर्स्ट जो है उसमें क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में बाय द NAD प्लस, ठीक है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है किसके द्वारा NAD प्लस के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड स्टेप उसमें क्या हो रहा है फास्फोराइलेशन हो रहा है, फास्फोराइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और इसमें नॉट एटीपी नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया 2 स्टेप प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेटिव है। 6 जो स्टेप है उसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है 1,6 बिस फास्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम में। यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। 2 NADH जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें NADH में। अब जो है 7th स्टेप जो है वो क्या है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन बहुत जरूरी है आपको समझना कि क्या है सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल जो फास्फोराइलेशन है उसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम द ADP। ADP से अगर जो फॉर्मेशन हो रहा है ATP के तो उसी को हम प्रेफर करते हैं क्या सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। तो 7th स्टेप क्या है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन।
सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन क्या है, पहले तो ये जाने। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी बाय द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ phosphate groups from the high energy compounds, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, ठीक है, by the direct transfer of phosphate group from high energy कंपाउंड्स, वो सबस्ट्रेट ही होगा, उसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। इसमें जो फास्फोरिल जो ग्रुप है वो ट्रांसफर होता है, हाई एनर्जी पोटेंशियल होती है, ठीक है, तो इसमें होता है सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन जो जनरली हम लोग प्रिफर करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी, और एडीपी जो है वो कहां से आता है? इस स्टेप में 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट से डायरेक्ट आता है। स्टेप आपको बता दें पहले, 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट ग्लिसरेट, और यहाँ पे एंजाइम क्या है? फास्फोग्लिसरेट काइनेज, और यहां से एडीपी से क्या बन रहा है? एटीपी, बताया ना मैंने, एटीपी से एटीपी बन रहा है। ठीक, ये क्या है? ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक, ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर था 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट का, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? 3-फास्फोग्लिसरेट में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फास्फोग्लिसरेट काइनेज, 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? फास्फोग्लिसरेट में, 3-फास्फोग्लिसरेट में, और वहां पे एडीपी से एटीपी बन रहा है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, और ये एडीपी कहां से आ रहा है? ये सबस्ट्रेट से आ रहा है। ठीक है, यहां से आ रहा है। ठीक है, फास्फेट जो है वो कहां से आ रहा है? सबस्ट्रेट से आ रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। ये हो गया आपका 7th स्टेप। आपसे बता दें कि जो एरिथ्रोसाइट सेल्स है वो बाईपास करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट। ठीक है, तो वो भी आप जाने कि जो एरिथ्रोसाइट सेल्स है वो बाईपास, डायरेक्ट बाईपास करता है 1,3-बिस-फास्फोग्लिसरेट का प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब जो है 8वां स्टेप हम लोग पढ़ेंगे।
7th कंप्लीट हो गया। आठवां जो स्टेप है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, फिर से बना के दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या चेंज हो रहा है स्ट्रक्चर में, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम्स के कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। और जो रिमेनिंग जो एस्टर लिंकेज है वो उसके पास बहुत ही लो फ्री एनर्जी होता है ऑफ द हाइड्रोलिसिस, और वहां पे क्या होता है 3rd कार्बन से 2nd कार्बन पे मूव करता है और फॉर्म क्या करता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो देखिए ध्यान से, यहां पे 2nd पे आ रहा है। ठीक है, 3rd कार्बन से ये हो गया 1 2 3rd कार्बन से कहा मूव कर रहा है 2nd पे। इसके पास जो है आपसे बताया कि जो रिमेनिंग बचे रहते हैं, जो एस्टर लिंकेज होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, उसके पास बहुत ही रिलेटिवली लो फ्री एनर्जी ऑफ द हाइड्रोलिसिस, एंड 3rd कार्बन से मूव करता है कहां पे, फॉस्फेट आयन 2nd कार्बन पे, और क्या बनाता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये हो गया आपका 8 जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, समझ में आया। और 9th जो स्टेप है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। 9th स्टेप जो है इसमें 2 जो फॉस्फोग्लिसरेट वो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में कन्वर्ट होते हैं इनोलेज एंजाइम्स के प्रेजेंस में, और मैग्नीशियम 2+ और मैंगनीज 2+ आयन जो है वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और यहीं से जो है H2O क्या होता है, रिमूव हो रहा है। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2-फॉस्फोग्लिसरेट क्रिएट हाई एनर्जी इंड फॉस्फेट लिंकेज। ठीक है, वो हाई एनर्जी क्रिएट करता है इंड फॉस्फेट लिंकेज से। ठीक है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम 2-फॉस्फोग्लिसरेट create high energy end phosphate लिंकेज। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है कैटालाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोलेज। और आपको बता दें कि जो इनोलेज है एंजाइम, ये रिएक्शन को क्या कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है, और ये भी जो है वो इनहिबिट किसके द्वारा होता है, ये इनहिबिट हो रहा है किसके द्वारा, फ्लोराइड से ये इनहिबिट हो रहा है, ये भी आप जाने। ठीक है, एनोलेज जो एंजाइम है जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कैटालाइज कर रहा है, कैटालाइज कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स, ये भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं
ध्यान दीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ये भी है, फास्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है और वाटर यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो ये हो गया आपका 9th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा 9th स्टेप में ही वाटर रिमूव होता है और वाटर रिमूव होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट से और वहां पे क्या करता है, क्रिएट करता है हाई एनर्जी। अब लास्ट जो है 10th स्टेप जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, वो भी सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन होता है। 10th स्टेप जो 10वां स्टेप है उसमें क्या हो रहा है, जो फास्फोइनॉल पायरुवेट ये आपको बताया कि फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप इज द इरिवर्सिबल। यहां पे क्या हो रहा है, 2 ADP से 2 ATP बन रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज और इसको मैग्नीशियम 2+ और K+ आयन क्या कर रहा है, कैटेलाइज कर रहा है इस रिएक्शन को और क्या बना रहा है। यहाँ पे ध्यान आप दीजिएगा कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता नहीं रहा हूं तो ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि जब मैं 4th स्टेज पढ़ाया था, 4th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस, वहीं पे बताया था कि क्लीवेज हो रही है। तो वहां पे फ्रक्टोज 1,6-बिस फास्फेट का क्लीवेज हुआ है किसमें, 3 फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में और डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट में, और उसका आइसोमेराइजेशन हुआ है तो क्या बना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। तो 3 कार्बन कंपाउंड वहां से चलते आ रहे हैं, तो ये मत भूलिएगा, ठीक। इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दें। और यहाँ पे पायरुवेट बन गया, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मैंने बताया था कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट क्या 3 कार्बन। ये स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये हो गया पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका फास्फोइनॉल पायरुवेट का, ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। और ये हो गया पायरुविक एसिड का। तो यहां पे भी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, हाई एनर्जी जो सबस्ट्रेट है, मतलब फास्फोइनॉल पायरुवेट से जो फास्फेट आयन है वो आ रहा है, यहां से फास्फेट आयन जो है आ रहा है टू एडीपी और वहां से क्या बन रहा है, एटीपी बन रहा है। देखिए यहाँ पे कोई फास्फेट ग्रुप नहीं है यहाँ पे, तो पायरुवेट बन रहा है। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन जो होता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी, और वहां से वो फास्फेट जो आयन है कहां से आता है, सबस्ट्रेट से आता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट से आ रहा है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोराइलेशन। और मैंने बताया था कि फर्स्ट, थर्ड एंड 10th स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द इरिवर्सिबल, और पहला जो इरिवर्सिबल जो है उसको भी बताया था, थर्ड जो बताया था, फिर 10th, ये हो गया आपका प्रोसेस। तो फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट जो ग्लाइकोलिसिस 10th स्टेप का प्रोसेस है वो हम लोगों ने पढ़ लिया कि 6 कार्बन कंपाउंड, मतलब 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज इज पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड इनटू द किसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड और विद द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और NADPH, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया ग्लाइकोलिसिस, 10th स्टेप हो गया। अब हम लोग फाइनली एक रिएक्शंस के थ्रू हम बता दें कि क्या क्या यूज हुआ है कहां कहां पे, ठीक है। जो नेट रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस का वो हम लोग देख लें, उसे समझ में आएगा। नेट रिएक्शन, ग्लूकोज प्लस 2NAD प्लस 2HPO4 2 माइनस, और क्या बन रहा है 2 पाइरुवेट प्लस 2NADH प्लस 2 ATP प्लस H2O। तो नेट जो ATP है हमारा कितना बना 2 ATP। मतलब डायरेक्टली जो हमारा ATP जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 ATP। और जब हम लोग ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जब हम लोग पढ़ेंगे, ETS के थ्रू जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या चेन के थ्रू जाएंगे, तब हम लोग ये जो 2NADH बना है, तो एक NADH से कितने 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो वहां पे इनडायरेक्टली जो है 3 ATP यहां से बन गया, ठीक है। तो 1 से 3 बन रहा है, तो 2 से कितना होगा 2 मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 6 ATP जो है हमारा इनडायरेक्टली बन रहा है यहाँ पे। जो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सिस्टम के थ्रू हम लोग जाएंगे तो ये हमारा ATP वहां पे एनर्जी यूज होगी, मतलब वहां पे हम लोग काउंट करेंगे। और डायरेक्ट जो ATP है, नेट गेन ऑफ ATP जो है 2 ATP बन रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में 2 ATP जो है नेट गेन होता है, 6 ATP जो है इनडायरेक्टली मिलता है और 2 ATP डायरेक्टली। ये आपको समझ में आया। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो होते हैं वो यूज होते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट बनता है। ये 6 कार्बन है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। तो मैंने बताया कि फर्स्ट, थर्ड और 10th ये तीनों स्टेप जो हैं इरिवर्सिबल है, और रिमेनिंग जो 7 स्टेप जो हैं ग्लाइकोलिसिस के वो रिवर्सिबल होते हैं। फर्स्ट का जो एंजाइम है पूछता है कि फर्स्ट, थर्ड और 10th जो स्टेप है उसके एंजाइम बता दीजिए आप। तो फर्स्ट में बताया कि हेक्सो या ग्लूकोकाइनेज, मैंने बताया आपको डिटेल। थर्ड में क्या है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, और 10th में क्या बताया है पाइरुवेट काइनेज। तो ये तीनों स्टेप के एंजाइम हो गए जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है, जो फास्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है उसी को हम बोलते हैं क्या पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये हो गया आपका कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस के बारे में अब हम ये कह सकते हैं आपको पूरी जानकारी हो गई होगी, क्योंकि मैंने एक एक स्ट्रक्चर्स के बारे में डिटेल बताया है। जहां कहीं भी आपको कंफ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा अपना क्वेरी, मैं उसको डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो प्लीज जो भी आपको कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज को शेयर करें।